गुड मॉर्निंग ऑल। आप लोग का रेलवे धाम के एप्लीकेशन स्कोर प्लस पर स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। अगर बात करें तो हम लोग अभी मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हैं। हम लोग अभी मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट देख रहे हैं। इसमें अगर बात करें पिछले क्लास की, तो हम लोग पिछले क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल देखे थे और देखे थे उसमें हम लोग देखे थे पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, डाईमैग्नेटिक क्या होता है और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। उसके बाद अगर बात करें तो हम लोग देखे थे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है। ये सारी बातें हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अगर आज की क्लास की बात करें तो आज हम लोग कुछ नए इंपॉर्टेंट रूल्स को देखेंगे जो आपके मैग्नेटिक सर्किट में अप्लाई होते हैं, जो आपके मैग्नेटिक सर्किट में अप्लाई होते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉर्क स्क्रू रूल। कॉर्क स्क्रू रूल, कॉर्क स्क्रू रूल क्या बोल रहे हैं? कॉर्क स्क्रू नियम, कॉर्क स्क्रू नियम, कॉर्क स्क्रू नियम जिसको दाहिने हाथ का थंब नियम भी कहते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? दाहिने हाथ का थंब नियम भी कहते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे आज? कॉर्क स्क्रू रूल, कॉर्क स्क्रू नियम, जिसको दाहिने हाथ का थंब नियम भी बोलते हैं। दाहिने हाथ का थंब नियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर कोई भी कंडक्टर है उसको हम लोग ये राइट हैंड से, दाहिने हाथ से इस तरह से पकड़े कि अंगूठा आपके करंट के डायरेक्शन को बता रहा है। क्या बोल रहे हैं? कॉर्क स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग हम लोग अगर किसी कंडक्टर को, किसी चालक को अपने दाहिने हाथ से इस तरह से पकड़े कि अंगूठा आपके करंट की डायरेक्शन को बता रहा है, तो जो आपका मुड़ा हुआ उंगली है, जो आपका कर्व्ड फिंगर है, वो आपको किसको बताएगा? जैसे ये उंगली से पकड़े हुए हैं तो ये आपके मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। क्लियर है? क्या बोल रहे हैं? इसके अनुसार अगर किसी चालक को हम दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा करंट के डायरेक्शन को बताए, करंट के डायरेक्शन को बताए, तो जो मुड़ी हुई उंगली है, जो मुड़ी हुई आपकी सारी अंगुलियां हैं, वो किसको बताती हैं? वो आपके मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताती हैं। तो अंगुलियां मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएंगी। चलिए क्लियर है? देखिए कॉर्क स्क्रू रूल आपका क्या है? कॉर्क स्क्रू रूल को हम लोग दाहिने हाथ का थंब नियम भी बोलते हैं। इसके अनुसार क्या होता है? अगर किसी चालक को हम लोग अपने राइट हैंड से पकड़ते हैं, तो अगर अंगूठा आपका करंट के डायरेक्शन को बता रहा है, अंगूठा आपके करंट को डायरेक्शन को बता रहा है, तो उंगलियां किसको बताती है? अंगुलियां आपके मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताती हैं। चलिए क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं, दूसरा रूल है हेलिक्स। हेलिक्स रूल, हेलिक्स रूल जिसको क्या बोलते हैं, हेलिक्स, हेलिक्स का नियम, हेलिक्स का नियम। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी अगर सोलेनॉइड है, कोई भी अगर सोलेनॉइड है उसको हम लोग दाएं हाथ से इस तरह से पकड़े। हेलिक्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर कोई भी सोलेनॉइड है तो उसको हम लोग दाएं हाथ से इस तरह से पकड़ें, दाएं हाथ से इस तरह से पकड़ें कि आपका जो उंगली है, आपका जो उंगली है वो करंट के डायरेक्शन को बताए, आपका जो उंगली है वो क्या बताए, करंट के डायरेक्शन को बताए। और जब आपका उंगली करंट के डायरेक्शन को बताएगी तब अंगूठा जो होगा आपका, अंगूठा जो होगा आपका ये उत्तरी ध्रुव कहाँ है ये बताता है। ये उत्तरी ध्रुव को मतलब कि नॉर्थ पोल को इंडिकेट करता है। अंगूठा क्या इंडिकेट करता है, आपके नॉर्थ पोल को इंडिकेट करता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इसके अनुसार, इसके अनुसार यदि हम किसी सोलेनॉइड को, किसी सोलेनॉइड को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें, इस प्रकार पकड़ें कि आपका अंगुलियां करंट के डायरेक्शन को पकड़े, कि अंगुलियां करंट के डायरेक्शन। इसके अनुसार यदि हम किसी सोलेनॉइड को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगुलियां करंट के डायरेक्शन को बता रही हों, करंट के डायरेक्शन को बता रही हों, डायरेक्शन को बता रही हो तो अंगूठा किसको इंडिकेट करेगा, उत्तरी ध्रुव को, नॉर्थ पोल को। अंगूठा नॉर्थ पोल को इंडिकेट करेगा। अंगूठा किसको इंडिकेट करेगा, आपका नॉर्थ पोल को इंडिकेट करेगा। हेलिक्स के रूल के अकॉर्डिंग क्या बोले, यदि, इसके अनुसार यदि हम किसी सोलेनॉइड को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगुलियां करंट की डायरेक्शन को बता रही हो तो अंगूठा नॉर्थ पोल के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। अंगूठा किसको इंडिकेट करेगा, नॉर्थ पोल को इंडिकेट करेगा। ठीक है, नॉर्थ पोल कहाँ है आपका, ये इंडिकेट करेगा। चलिए क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इंड रूल। इंड रूल जिसको क्या बोला जाता है, सिरे का नियम, सिरे का नियम। इंड रूल से क्या हम लोग जानते हैं, इंड रूल से हम लोग ध्रुव के बारे में जानते हैं कि कौन सा ध्रुव कहाँ है, कौन सा पोल कहाँ है। इंड रूल से हम लोग किसकी पहचान करते हैं, पोल्स की पहचान करते हैं। ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे पोल्स की पहचान की जाती है। इससे पोल की पहचान की जाती है। अगर इंड नाम में ही इंड है, इंड रूल है। अगर हम किसी सोलेनॉइड के
एक इंड को देखें। क्या बोल रहे हैं? किसी सोलेनॉइड के एक इंड को देखें। अगर करंट उसमें क्लॉक वाइज फ्लो हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? साउथ पोल है। अगर एंटी क्लॉक वाइज हो रहा है तो क्या बोलेंगे? नॉर्थ पोल है। ठीक है। यदि हम सोलेनॉइड के एक सिरे को देखें, एक इंड को देखें, एक सिरे को देखें, क्या बोल रहे हैं? यदि हम सोलेनॉइड के एक सिरे को देखें, सोलेनॉइड के एक इंड को देखें तो जब विद्युत धारा का प्रवाह यदि क्लॉकवाइज तो क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज होगा तो क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे साउथ पोल। यदि एंटी क्लॉकवाइज हो तो क्या बोलेंगे? नॉर्थ पोल। ठीक है। क्या बोले आपका? इन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है? इन रूल से हम लोग पोल्स की पहचान करते हैं। अगर किसी सोलेनॉइड के एक ही इंड को देखें, किसी सोलेनॉइड को एक सिरे को देखें, अगर उसमें करंट का फ्लो क्लॉकवाइज हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? साउथ पोल है। अगर उसमें करंट का फ्लो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो क्या बोलेंगे? नॉर्थ पोल है। चलिए, क्लियर है? चलिए, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? जीरो होता है। क्या बोल रहे हैं? गॉस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है। किसी भी इसके अनुसार किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान क्या होता है? शून्य होता है। इसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं? इसके अनुसार किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान क्या होता है? शून्य होता है। यही आपका क्या होता है? गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म होता है। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? अब आगे देखते हैं इंडक्शन क्या होता है। अब आगे देखते हैं क्या हम लोग देखेंगे इंडक्शन क्या होता है। तो इंडक्शन वैसा प्रोसेस है, वैसा क्रिया है जिसमें बिना टच के, जैसे ट्रांसफार्मर में क्या होता है? इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होता है। ट्रांसफार्मर का अगर बात करें प्राइमरी और सेकेंडरी का,
तो वो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होता है, मतलब कि इलेक्ट्रिकली उसके बीच कोई संपर्क नहीं होता है। लेकिन मैग्नेटिकली अगर बात करें, तो वो मैग्नेटिकली कपल्ड होता है। मैग्नेटिकली क्या होता है? कपल्ड होता है ट्रांसफार्मर में। वैसे इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन बिना कांटेक्ट में आए, बिना छुए एक क्रिया का प्रभाव अगर दूसरे पे पड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? इंडक्शन बोलते हैं। बिना संपर्क में आए किसी क्रिया का प्रभाव अगर पड़ता है तो किसी क्रिया का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? इंडक्शन बोलते हैं, प्रेरण बोलते हैं। ठीक है, प्रेरण बोलते हैं। क्लियर है? क्या बोल रहे हैं हम? इंडक्शन, इंडक्शन, प्रेरण, प्रेरण। इंडक्शन आपका क्या होता है? एक ऐसी क्रिया है जिसमें किसी क्रिया का प्रभाव, एक ऐसी क्रिया है जिसमें किसी क्रिया का प्रभाव, जिसमें किसी क्रिया का प्रभाव किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु, किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु के संपर्क में आए बिना देखा जाता है। ठीक है, एक ऐसी क्रिया है, इंडक्शन एक ऐसी क्रिया है जिसमें किसी क्रिया का प्रभाव किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में बिना संपर्क में आए देखा जाता है। संपर्क में आए बिना देखा जाता है या संपर्क में आए बिना होता है। ठीक है ना? एक वस्तु का प्रभाव दूसरे वस्तु पर आएगा बिना इलेक्ट्रिकली कांटेक्ट के, बिना संपर्क के। ठीक है ना? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडक्शन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? इंडक्शन बोलेंगे। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें क्या होगा आपका? इसमें क्या होगा? यदि किसी चालक पर पड़ रहे मैग्नेटिक फ्लक्स की संख्या निरंतर बदलती रहती है, अगर निरंतर बदल रही हो तो क्या होता है? उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। और अगर वो क्लोज लूप बना रहा है तो करंट भी इंड्यूस्ड होगा, करंट भी फ्लो होगा। ठीक है, ये बात तो हम लोग जानते ही है कि करंट के फ्लो होने के लिए हमेशा क्या चाहिए? क्लोज सर्किट होना चाहिए। चलिए, क्लियर है ये चीज? तो हम लोग लिखते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यदि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यदि चालक पर पड़ रहे चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या, चुंबकीय फ्लक्स की संख्या निरंतर बदल रही हो तो उसमें क्या होगा? तो उसमें ईएमएफ
इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। और यदि यदि यह क्लोज लूप बना रहा हो तो धारा का प्रवाह, धारा का करंट का फ्लो होता है, धारा का प्रवाह होता है। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बताया आपका, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या बताया आपका, यदि कोई चालक है जिस पर पड़ने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा बदल रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स की संख्या क्या हो रही है, निरंतर चेंज हो रही है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। ठीक है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। और अगर चालक है जो क्लोज लूप, चालक जो है अगर क्लोज लूप बना रहा है, कंडक्टर अगर क्लोज लूप का फॉर्मेशन कर रहा है, तो क्या होगा, धारा का भी प्रवाह होगा, धारा का भी, करंट का भी फ्लो होगा। क्लियर है आपका ये चीज, करंट का भी फ्लो होगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग बहुत बार सुने होंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या सुने हैं, बहुत बार सुने हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें आप लोग क्या देखे हैं, इसमें आप लोग जानते हैं, इसमें आप लोग जानते हैं कि नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी खोज, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, इसकी खोज किसने किया था, इसकी खोज माइकल फैराडे ने 1830 ईस्वी में किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज माइकल फैराडे ने 1830 ईस्वी में किया था। मैग्नेटिक इंडक्शन का खोज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का खोज माइकल फैराडे ने 1830 ईस्वी में किया था। चलिए, क्लियर है ये चीज आपका, क्लियर है ये चीज आपका, माइकल फैराडे ने कब किया था, 1830 ईस्वी में किया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं माइकल फैराडे ने कब किया था, 1830 ईस्वी में किया था। ठीक है, अगर बात करें आपका ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, के सिद्धांत पर कार्य करता है, के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, क्लियर है, क्या आप बोल रहे हैं, जो आपका ट्रांसफार्मर होता है, वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो क्या बोलना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज किसने की थी, तो आपका माइकल फैराडे ने 1830 ईस्वी में की थी। माइकल फैराडे ने कब की थी, 1830 ईस्वी में की थी। चलिए, क्लियर है यहाँ तक, नोट डाउन कीजिए।
अब माइकल फराडे दो नियम दिया था, फर्स्ट और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें क्या बोलेंगे हम लोग, जिसमें वही जो डेफिनेशन बताए थे वही है। क्या है, यदि किसी चालक से गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्सों की संख्या निरंतर बदल रही हो तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और ईएमएफ तब तक इंड्यूस्ड होते रहेगा, तब तक प्रेजेंट रहेगा, तब तक क्या होगा, जब तक ये बदलते रहे, फ्लक्स गुजरने वाले फ्लक्स हमेशा अगर बदलते रहे तभी तक ईएमएफ रहेगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ फराडेज, फर्स्ट लॉ ऐसे ही लिखते हैं, फराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें क्या होगा, यदि किसी चालक से गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्सों की संख्या मैग्नेटिक फ्लक्स की संख्या निरंतर परिवर्तित हो रही हो तो, अगर किसी चालक से गुजरने वाले फ्लक्स की संख्या निरंतर बदल रही हो या निरंतर परिवर्तित हो रही हो तो क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ईएमएफ क्या होता है आपका, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ का अस्तित्व तभी तक प्रेजेंट होता जब तक फ्लक्स क्या हो रही हो, परिवर्तित हो रही हो, जब तक फ्लक्स परिवर्तित हो रही हो। किसी चालक से गुजरने वाली फ्लक्स की संख्या निरंतर परिवर्तित हो रही हो तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ का अस्तित्व तभी तक रहता है जब तक फ्लक्स परिवर्तित हो रही हो। अस्तित्व कब तक रहता है, तभी तक रहता है जब तक फ्लक्स परिवर्तित होते रहे, फ्लक्स की संख्या क्या होते रहे, चेंज होते रहे। अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोले तब वहां पे संख्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग मात्रा कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए नोट डाउन कीजिए आप लोग। चलिए, फराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इससे हम लोग को ईएमएफ का फॉर्मूला मिलता है जो हम लोग जानते हैं, E = -N d∅/dt। ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसकी जो मात्रा होती है
वो मात्रा फ्लक्स में परिवर्तन के दर के प्रोपोर्शनल होती है। फ्लक्स में परिवर्तन के दर के क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। इसके अनुसार क्या बोल रहे हैं? जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है उसकी मात्रा फ्लक्स में परिवर्तन के दर के मतलब कि क्या बोलेंगे? फाई टू माइनस फाई टी के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी। ई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी के। चलिए यहाँ तक क्लियर है। आगे हम लोग लिखते हैं। हम लोग क्या देखें? ई जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी। अब हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। ये भी किसको बताता है? डी फाई अपॉन डी टी। ये भी क्या बताता है? चेंज ही बताता है। फ्लक्स में कितना चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, यही बता रहा है। ये भी चीज़ तो वही लिखा हुआ है। ये भी चीज़ क्या लिखा हुआ है? फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी। ये भी तो चेंज ही बता रहा है। और डी फाई अपॉन डी टी भी क्या बताता है? चेंज ही बताता है। तो हम लोग यही फार्मूला को यूज करते हैं। ई इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। उसके बाद आगे बात करें ये माइनस साइन जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस साइन निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव साइन के बारे में बात करें तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है वो क्या है? विपरीत दिशा में इंड्यूस्ड हो रहा है। किसके? जो आपका फ्लक्स का दर जो है चेंज हो रहा है उसके विपरीत दिशा में आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। यही आपका नेगेटिव साइन बताता है। नेगेटिव साइन क्या बताता है आपका? ईएमएफ फ्लक्स के दर में परिवर्तन के विपरीत दिशा में इंड्यूस्ड हो रहा है, यही बताता है। अगर इसकी बात करें तो ई आपका क्या है? आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है। माइनस साइन क्या बता रहा है? हम लोग समझ गए। एन क्या है आपका? नंबर ऑफ कंडक्टर्स है। डी फाई अपॉन डी टी क्या है? ये आपका फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन का दर है। फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन का दर है। चलिए नोट डाउन कीजिए।
चलिए हो गया। आगे बात करें अगर आपका, तो आगे बात करें आपका, तो आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ये दो टाइप का होता है। इंड्यूस्ड जो ईएमएफ होता है ये दो टाइप से इंड्यूस्ड होता है ईएमएफ। किस किस टाइप से इंड्यूस्ड होता है आपका, किस किस टाइप से इंड्यूस्ड होता है आपका? एक स्टैटिकली होता है, एक डायनेमिकली होता है। स्टैटिकली का मतलब क्या होता है? स्टैटिकली का मतलब क्या होता है? स्थिर, स्थिर होता है। स्टैटिक मीन्स क्या होता है? स्थिर। इसमें क्या होगा? स्टैटिक, इसमें क्या होगा? मूव नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि अगर अगर कोई चालक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसमें क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, जो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग होता है। जो क्या होता है? जो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग होता है, जो आपकी क्या होता है? फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग स्थितिजन्य क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं, स्थिति जनित इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है। अब सेकेंड होता है आपका डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसमें क्या होता है आपका? इसमें क्या होता है आपका? मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर इस टाइप से रोटेट करेगा। डायनेमिकली मीन्स मूव करेगा, इस टाइप से मूव करेगा कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करे। मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करे? कट करे। तब ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग होता है वो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। चलिए क्लियर है? इंड्यूस्ड ईएमएफ ये आपका दो टाइप का, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका दो टाइप का। कौन कौन सा? स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, और आपका सेकेंड वन डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा आपका? स्टैटिकली में यदि कोई चालक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ हो और क्या हो? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? निरंतर परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, जो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है ना? और ईएमएफ इंड्यूस्ड जो होता है उसका मान क्या आता है? E = -N/d∅/dt। क्या बोल रहे हैं? जब कोई चालक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, जब कोई चालक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो यह चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन में बाधा डालता है, जिसके कारण क्या होता है? बाधा डालता है, जिसके कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, जिसके कारण क्या होता है? आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग होता है? जब कोई चालक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो यह चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन में क्या डालता है? बाधा डालता है, और जिसके कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। यहाँ पे आप लोग यहीं पे इंक्लूड कर सकते हैं, डालता है। और फैराडेज के अकॉर्डिंग क्या होता है? इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। फैराडेज लॉ के अनुसार, फैराडेज लॉ के अनुसार, फैराडेज लॉ के अनुसार। ठीक है, फैराडेज लॉ के अनुसार।
क्लियर है ये चीज? अब डायनेमिकली की अगर बात करें, डायनेमिकली की बात करें तो डायनेमिकली में क्या होगा आपका, यदि कोई चालक मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से गति कर रहा है, इस तरह से मोशन कर रहा है, इस तरह से घूम रहा है कि उसमें वो क्या कर रहा है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कट कर रहा है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कट कर रहा है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब उसके द्वारा जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसको बोलते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। उसको क्या बोलते हैं, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। यदि कोई चालक मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से गति कर रहा हो कि वह मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करे, मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करे, कट करे, काटे, तब जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। स्टैटिकली में क्या बोले, स्टैटिकली में आपका चालक जो होगा वो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में बस रखा हुआ होगा तो वो क्या करेगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन में बाधा डालेगा और फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग उसमें ईएमएफ जनरेट होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या बताया, यदि कोई चालक मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, मोशन में रहेगा, गति करेगा, तो उसमें क्या होगा, तो वो क्या करेगा, उस टाइम मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा और ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। उस ईएमएफ को हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। चलिए, क्लियर है? नोट डाउन कीजिए आप लोग। आगे देखते हैं, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसका वैल्यू क्या होता है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें, तो ये फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग होता है, और हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या देखे थे, फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसका वैल्यू क्या होता है, -N d∅dt, जहाँ E क्या था आपका, ईएमएफ था, इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख लीजिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ था, N क्या था आपका, नंबर ऑफ कंडक्टर होता है, और माइनस साइन क्या बताता है, जो फ्लक्स में परिवर्तन की दर है, फ्लक्स की मात्रा में जो परिवर्तन की दर है वो क्या होती है, वो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसके विपरीत होती है, यही आपका नेगेटिव साइन बताता है। अगर d∅dt की बात करें तो क्या होता है, d∅dt फ्लक्स की मात्रा के दर में परिवर्तन। चलिए, यही आपका स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है। अगर डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें तो E इक्वल्स टू होता है BL V साइन थीटा,
बी एल भी साइन थीटा। अगर अगर ई की बात करें तो ई आपका होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर बी की बात करें तो आप लोग जानते हैं बी से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बी से किसको डिनोट करते हैं, बी से आप डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को। और भी क्या होता है आपका, भी जो होता है वेलोसिटी होता है, कंडक्टर का गति होता है, कंडक्टर की क्या होती है गति, किस किस गति से मूव कर रहा है कंडक्टर, वही आपका भी होता है। चालक की गति होती है v। और साइन थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा जो होता है साइन थीटा आपका कोण होता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स और चालक के गति के बीच में बनता है, चालक के बीच में बनता है, ठीक है। चालक जब गति करता है तब, और मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको कट करता है तब जो कोण बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच का कोण, चलिए नोट डाउन कीजिए। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या बताया आपका, E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी होगा, जहाँ E क्या होगा आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, N क्या होगा नंबर ऑफ कंडक्टर होगा, डी फाई अपॉन डी टी क्या होगा फ्लक्स की मात्रा की दर में परिवर्तन को डी फाई अपॉन डी टी रिप्रेजेंट करते हैं। माइनस साइन आपका क्या बताता है, माइनस साइन आपका बताता है कि जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, वो जो फ्लक्स की मात्रा में जो चेंज हो रहा है वो क्या होता है, उसके विपरीत दिशा में इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। और आगे बताते हैं माइनस साइन किस लॉ के कारण आता है। अगर डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें तो E इक्वल्स टू क्या होता है, बी एल भी साइन थीटा। E क्या बताता है आपका, इंड्यूस्ड ईएमएफ को बताता है। B क्या बताता है आपका, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को बताता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में हम बताए थे कि बहुत बार पूछता है, क्या पूछता है, इसका यूनिट पूछता है। B इक्वल्स टू हम लोग पढ़ चुके हैं फाई अपॉन ए होता है, फाई अपॉन ए होता है जिसका यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग टेस्ला भी बोलते हैं। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। उसके बाद भी क्या होता है, कंडक्टर की कंडक्टर की गति होती है, कंडक्टर किस गति से मूव कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड में, वही आपका भी बताता है। और साइन थीटा क्या होता है, चालक की गति, चालक की गति, यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लीजिए, चालक की गति की दिशा, चालक की गति की दिशा किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ें। अब आपका लास्ट बच गया है लेंज लॉ। लेंज लॉ, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग लेंज लॉ बोलता है कि जो जिस कारण से उत्पन्न हुआ है, जो जिस कारण से उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध करेगा। करंट अगर ईएमएफ के कारण इंड्यूस्ड हो रही है, करंट अगर किसी कंडक्टर में ईएमएफ के कारण फ्लो हो रही है तो वो ईएमएफ का ही, उसी ईएमएफ का ही क्या करती है, विरोध करती है, उसी ईएमएफ का क्या करती है, विरोध करती है। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसके अनुसार प्रेरित धारा की दिशा सदा ऐसी होती है
सदा ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है, जो उस कारण का विरोध करती है, जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। क्या बोल रहे हैं? इसके अनुसार प्रेरित धारा की दिशा सदा ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। और फैराडेज लॉ में आपका E इक्वल्स टू जो माइनस एन डी फाई अपॉन dt आ रहा था, ये जो माइनस साइन आता है ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग आता है। जो क्या बताता है आपका लिखवा चुके हैं, जो बताता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है वो ये जो आपका फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन की दर है उसके विपरीत दिशा में इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, यही बताता है। चलिए नोट डाउन कीजिए। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यदि एक पॉजिटिव चार्ज जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? धन आवेश। यदि एक पॉजिटिव चार्ज जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? धन आवेश ऊर्ध्वाधर, मतलब कि क्या? ऊपर की ओर। ऊर्ध्वाधर मीन्स क्या होता है? ऊपर की ओर। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चल रही है तो जब यह किसी चुंबकीय क्षेत्र चल रही है तो जब यह किसी चुंबकीय क्षेत्र जो उत्तर दिशा की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र जो उत्तर दिशा की ओर है में प्रवेश करता है तो क्या बोल रहे हैं? यदि एक पॉजिटिव चार्ज जिसको धन आवेश बोलते हैं ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चल रही है तो जब यह किसी चुंबकीय क्षेत्र जो उत्तर दिशा की ओर है में प्रवेश करता है तो बल की दिशा आवेश पर किस दिशा में होगी? हमेशा आपका बल की दिशा आवेश पर हमेशा आपका किस में होगा? पश्चिम दिशा में होगी। क्या बोल रहे हैं? यदि एक पॉजिटिव चार्ज है जो ऊपर की ओर चल रही है और जब यह किसी चुंबकीय क्षेत्र जो उत्तर दिशा की ओर है उसमें प्रवेश करता है तो बल की दिशा आवेश पर किस डायरेक्शन में होगा? हमेशा
पश्चिम डायरेक्शन में होगा, हमेशा पश्चिम डायरेक्शन में होगा, वेस्ट डायरेक्शन में होगा, वेस्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में होगा, ये ध्यान रखना है। चलिए नोट डाउन कीजिए। आज की क्लास की अगर बात करें तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या देखे? आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले देखे कॉर्क का स्क्रू रूल देखे, उसके बाद हम लोग हेलिक्स का नियम देखे, उसके बाद हम लोग क्या देखे? हम लोग गॉस लॉ देखे, इन रूल देखे, फिर हम लोग देखे फराडेज का लॉ देखे, फराडेज लॉ देखे। फराडेज फर्स्ट लॉ क्या होता है, फराडेज सेकेंड लॉ क्या होता है, जो माइनस साइन आता है वो किसके कारण आता है, वो आपके लेंज लॉ के कारण आता है। ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस किए और इसी के साथ आपका मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। इसी के साथ आपका मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट टॉपिक खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर, ठीक है। ठीक है, आप लोग रिवाइज करते रहिए, ठीक।